हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम रिज्यूम कैसे लिखते हैं। हम ऐसे रिज्यूम आपको बताएंगे जिसमें आप बहुत ही सिंपल तरीके से लिखेंगे और इसमें आपका इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन क्या करेगा और इंटरव्यूअर उस आपकी जो इंटरव्यू होगी उसकी असेसमेंट को कैसे फॉर्मेट में, जिसको हम इंटरव्यू असेसमेंट लेटर बोलते हैं, वो उसको फिलअप करता है और फिलअप करने के बाद में एक जीडी तैयार करता है जिसपे आपकी सारी नॉलेज की होती है और आपकी आपकी पैसे की भी बात उसमें होती है, आपकी सैलरी भी लिखी होती है जो एचआर को सबमिट होता है और उसके बिहाफ पे एचआर आपका ऑफर लेटर इशू करता है। तो गाइस, आप इसको देखिए, एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ, वन बाय वन आप इस पे देखेंगे। जैसे ये एक आपका फॉर्मेट, ये कि आपका रिज्यूम है। ये रिज्यूम में सबसे पहले हम अपना नाम लिखते हैं और अपना फोटो डालते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना सिंपल जो फोटो होती है, जो एक कॉर्पोरेट के लिए होनी चाहिए, टाई होनी चाहिए, सूटेड होनी चाहिए और आपका बैकग्राउंड या तो ब्लू होनी चाहिए या तो ग्रे होनी चाहिए। नॉर्मली वाइट नहीं रखना है। उसके बाद उसके नीचे जस्ट एड्रेस होनी चाहिए। एड्रेस वो होनी चाहिए जहाँ पे आपकी कॉरेस्पेंडेंस होती हो, क्योंकि ये सारी कॉरेस्पेंडेंस आपके ऑफर लेटर में आते हैं और यही ऑफर लेटर में फिर आपके पीएफ में जाते हैं जो ग्रेच्युटी होती है। तो ये सारे चीज़ एकदम केयरफुली होनी चाहिए। उसके नीचे फिर आपको कॉन्टैक्ट नंबर लिखना होना चाहिए। अगर आपके कॉन्टैक्ट एक से ज़्यादा हैं तो दोनों को ऑप्शन में आपको लिखना चाहिए। तो उसमें ये प्रेफर होना चाहिए कि पहला कौन सा होना चाहिए, सेकंड कौन सी होनी चाहिए। फिर उसके नीचे आता है आपका ईमेल आईडी। ईमेल आईडी सबों के पास दो तीन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है कि एक ही आप ईमेल डालेंगे जिससे क्लियर कम्युनिकेशन हो। तो सबसे ऊपर में तो ये होती है। उसके बाद नीचे आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आपका एक समरी होता है जिसमें आपने क्या काम किया है और क्या आपका एक्सपीरियंस है। वो चीज़ इसमें पूरी क्लियरली लिखा होता है कि कितने साल की होती है आपकी एक्सपीरियंस। फिर उसके नीचे आते हैं ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है और उसके बिहाफ पे उसके नीचे एक्सपीरियंस में होना चाहिए कि आपने कितना दिन काम किया है, कितने सालों तक काम किया है। अगर मैं इस एक्सपीरियंस को देखूं तो फर्स्ट एक्सपीरियंस जो अभी तक काम कर रहे हैं, अगर आप काम कर रहे हैं तो स्टार्टिंग और लास्ट में लिख दिया, टिल डेट लिख दी है, या अगर आपने काम छोड़ दिया है तो आपका डेट ऑफ लिविंग यहाँ पे डालना होगा। फिर उसका प्रीवियस लिखते हैं कि किस कंपनी में आपने क्या किया, क्या डेजिग्नेशन था। फिर उसके बाद फिर उसके प्रीवियस में लिखते हैं और ये हमेशा लिखते हैं कि ड्यूरिंग पीरियड क्या था। और ड्यूरिंग पीरियड आपका टोटल कैलकुलेशन होता है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में आपका आता है। उसके बाद कौन कौन सी असाइनमेंट आपने उस ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट में आपने कंप्लीट किया है। सपोज आपने, जैसे इन्होंने दो दिया हुआ है, तो हर प्रोजेक्ट का कोई ना कोई स्पेसिफिकेशन होता है कि प्रोजेक्ट किसका था, कौन सी कंपनी थी, उसका ड्यूरेशन क्या था। ड्यूरेशन हमेशा लिखना होता है जिससे इंटरव्यूअर आपको ये समझे कि इस ड्यूरिंग पीरियड में आपने काम किया है। हो सकता है कि उस पीरियड में कोई और काम किया हो जिसको उसको नॉलेज हो, और उस पे आपका रोल क्या है, रोल क्या था, ये भी आपको उस पे लिखना होता है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं, क्या रोल है, ये सारे हो सकते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए दो लिखे हुए हैं, लेकिन आप इसको दो से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका जॉब प्रोफाइल क्या है। तो ये एक लंबा, ये रिज्यूम आपका बहुत बड़ा है, इन द सेंस मतलब एक्सपीरियंस आपके ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आपके प्रोफाइल भी ज़्यादा होंगे। अगर कोई कम का है तो वो कम ही प्रोफाइल अपना लिखेगा कि वो क्या क्या करता था। एकदम शॉर्ट फॉर्म में देंगे कि क्या क्या उसकी स्पेसिफिकेशन थी, उस जॉब की प्रोफाइल क्या थी, क्या स्कोप था वहाँ पे, स्कोप ऑफ वर्क लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में सबसे हाईएस्ट पहले हम लिखेंगे और उस हाईएस्ट में आपने किस कॉलेज से किया था और किस पीरियड में हुआ था। सब उसके बाद हम नीचे उससे लोएस्ट लिखेंगे, फिर उससे लोएस्ट लिखेंगे, फिर उससे लोएस्ट लिखेंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि जो इंटरव्यूअर आपका ये देखता है कि आपने कोई ड्रॉप आउट तो बीच में नहीं किया। अगर ड्रॉप आउट किया है तो फिर वो क्वेश्चन पूछता है कि क्या कारण थे। उसके बाद टेक्निकल स्किल आते हैं। एकेडमिक के बाद कुछ टेक्निकल भी सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं लोगों के पास, वो अपना करते हैं, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद कोई एक्स्ट्रा कुरिकुलम है आपके पास, अगर जॉब के अलावा आपका कोई हॉबी है या कुछ इस तरह का काम करते हैं, उसको आपको लिखना पड़ता है। जैसे अगर आप सिंगिंग में हैं, आप गेम में हैं, या कोई
एनजीओ से रिलेटेड है, सोशल काम करते हैं, तो ये आपको लिखना होता है, जिससे ये एक आपका परसेप्शन होता है कि, क्योंकि सारे जितने भी कॉर्पोरेट होते हैं वो अपना कोई एक्स्ट्रा कुरिकुलम काम करते हैं। जैसे हर साल कोई क्रिकेट की टीम बनती है और लोग एक दूसरे मैच खेलते हैं, एक कॉर्पोरेट से दूसरे कॉर्पोरेट में। कहीं पे सिंगिंग कंपटीशन होता है, कहीं पे सोशल वर्क होता है जो आउट ऑफ टाउन जाना होता है। तो ये सारी चीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, जिससे एक इंटरव्यू को पता लगे कि आपका क्या चॉइस है और क्या एक्टिविटी है। सबसे लास्ट में हम पर्सनल डिटेल्स लिखेंगे। पर्सनल डिटेल्स में एकदम क्लियरली लिखेंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, क्या लैंग्वेज जानते हैं। अगर आपके पास कोई पासपोर्ट है तो पासपोर्ट आप लिख सकते हैं कि कहाँ से इशू है, कब तक है। और सैलरी, सैलरी में मैं आपको इसलिए हाईलाइट किया हूँ कि सैलरी हमेशा निगोशिएबल होनी चाहिए। यहाँ पे कभी भी हम डिजिट में नहीं लिखते हैं कि आपको क्या मिल रहा है। ये निगोशिएशन में इसलिए होता है कि कि आप और इंटरव्यूअर के बीच में कोई निगोशिएशन हो जाए, कोई अमाउंट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये आपके ऊपर बनता है। और क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इंटरव्यूअर आपको उससे ज़्यादा भी दे सकता है। तो ये सारे रिज्यूम है, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत तरह के रिज्यूम होते हैं, जैसे ये देखिए कितना सिंपल है। अब इसमें टेबलो फॉर्म में दिया हुआ है, ये सब बहुत पुरानी चीज़ें हो गई। ये आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर है, फोटो नहीं है कैरियर की। वर्क एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस उतने नहीं लिखा हुआ है, बॉर्डर लगा हुआ है। फिर एक पेज में इन्होंने सारा कुछ लिख दिया हुआ है। इस तरह से आपको एक और मैं दिखाता हूँ। ये है, यहाँ पे भी उन्होंने एड्रेस दिया है लेकिन फोटो नहीं है। तो फोटोजेनिक होने से क्या होता है कि अट्रैक्टिव होता है। इस तरह से भी लोग बनाते थे, लेकिन अब ये फॉर्मेट नहीं चलता है। अब इसके आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि आपका इंटरव्यूअर किस हिसाब से आपका इंटरव्यू में कैसे आपका फॉर्म भरता है। अगर आप देखेंगे, ये होता है इंटरव्यू असेसमेंट फॉर्म। इंटरव्यू असेसमेंट फॉर्म में जो आपका इंटरव्यू लेता है वो अपना, पहले आपका आपका अपना नाम लिखेगा, फिर आपका क्या डेजिग्नेशन, किस पोजीशन पे कंसीडर किया जा रहा है वो लिखा जाएगा, किस दिन आपका इंटरव्यू हुआ वो लिखा जाएगा, टोटल एक्सपीरियंस आपका क्या होता है, आपका करंट पोजीशन क्या था पिछली कंपनी में, जिस कंपनी में अभी आप काम कर रहे थे उसमें क्या था, टोटल एक्सपीरियंस आपकी क्या थी, फिर करेंट कंपनी का नाम क्या है, और आपका एज क्या है, और आपका हाईएस्ट एज क्वालिफिकेशन क्या है। ये सारे जो समरी जो फर्स्ट आप देखेंगे, ये सारी चीज आपके रिज्यूमे से ली गई है। फिर उसके बाद एक चेकलिस्ट होता है जिसमें आपके आपका वो एक पैरामीटर है जिसमें वो रेटिंग देता है। उस रेटिंग के आधार पे आपका एचआर ग्रेडिंग के हिसाब से आपको रिकमेंड करता है कि आपकी कितनी सैलरी होनी चाहिए या क्या क्या एटीट्यूड आप में है। एक जॉब नॉलेज है, ऑब्वियसली आप जॉब नॉलेज, आपके पास एक्सपीरियंस है तो होती है, तो उसकी रेटिंग वो अपने हिसाब से देता है। क्या कम्युनिकेशन है, वे ऑफ कम्युनिकेशन आपका क्या है ड्यूरिंग दिस इंटरव्यू। एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड वो कहीं आपके जॉब प्रोफाइल से बाहर की भी बात करता है, उसमें आपका देखता है कि आपका एटीट्यूड बिहेवियर कैसा था, वो देखता है। एक्सपीरियंस रिलेशन टू और इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, जिस इंडस्ट्री में वो काम कराना चाहता है, उसके इंडस्ट्री में आपकी कितनी नॉलेज है। क्योंकि किताब के बाहर की बातें होती हैं कि आपने कितना, रिलायंस ही है तो रिलायंस की इंडस्ट्री के बारे में आपके पास क्या क्या नॉलेज है, रिलायंस पावर भी है, रिलायंस स्टोर है, बहुत सारी चीज़ें। तो जिस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री में उस वो आपका इंटरव्यू लेता है, वो पैरामीटर सेट करता है कि आपको नॉलेज है या नहीं है। उसके बाद ओवरऑल पर्सनैलिटी देखता है कि गुड ग्रूमिंग, एबिलिटी, प्रेजेंटेबल और डिसिप्लिन थे कि नहीं, कि आप किस डिसिप्लिन में थे, आपका एटीट्यूड क्या था, अटायर क्या था। तो ये सारे अपने रिमार्क्स में वो ग्रेडिंग देता है, और ग्रेडिंग के आधार पे यहाँ पे वो रिमार्क्स भी लिखता है। और रिमार्क्स के आधार पे आपका फिर यहाँ पे लिखता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या थी। मैं एक फॉर्म फिल करके आपको दिखा रहा हूँ कि कीन लर्नर, सेल्फ मोटिवेटेड, परफिडेंट अकाउंट सॉफ्टवेयर, ये लिखता है। वीकनेस में लिख दिया कि नीड इम्प्रूवमेंट इन वर्बल कम्युनिकेशन। ये जनरल सा कुछ, जनरल सा ये वीकनेस होता है, क्योंकि हम इंडियन होते हैं तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन थोड़ी सी कमजोर होती है, वो ऐसा लिख देते हैं। फिर उसमें ये भी लिखते हैं कि आपका आपका करेंट कंपनसेशन क्या था, जो पिछली कंपनी में थे उसमें आपका असेसमेंट कितना था, आप कितना आपको चाहिए। क्योंकि आपने रिज्यूम में लिखा नहीं है, यहाँ पे अब आपकी आपका ये डिस्क्लोज होता है। इंटरव्यूअर आपका आपको लिखता है कि आपकी बात पे कि ये क्या आपको मिलता है और क्या आपको मिलना चाहिए।
जो आपने डिमांड किया है। करंट लोकेशन आपकी क्या है, आपका नोटिस पीरियड क्या है, क्योंकि हर आदमी की नोटिस 30, 60, 90 डेजिग्नेशन के हिसाब से सबकी होती है। यहाँ पे वो लिखता है और इसके बाद ये यहाँ पे साइन करके अपनी जो पैनल होती है, इंटरव्यूअर की जो पैनल होती है, जो डेजिग्नेशन के आधार पे, वो इसको अपना रिव्यू करता है और वो इस पे फिर साइन करता है। साइन करने के बाद एक 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 आता है आपका जेडी बोलते हैं, जॉब रिक्विजिशन आता है कि ये रिक्विजिशन था जिसके बिहाफ पे आपका अब हम हायर करने जा रहे हैं। ये दोनों डॉक्यूमेंट और रिज्यूम साइन करने के बाद हमें एचआर को सबमिट करना पड़ता है। इसमें कौन सा आपका जो रिसोर्स था, जो मैनेजर है, वो आपने इंटरव्यू लिया था, वो इसको फिल करता है। वो अपना डेजिग्नेशन लिखता है, वो सबमिशन डेट लिखता है, एक्सपेक्टेड डिप्लॉयमेंट की आपका नोटिस पीरियड के बाद आपको आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, आपका क्या डेजिग्नेशन होगा, किस प्रोजेक्ट के लिए है आपका। उसके बाद वो आपका लिखता है सीटीसी कितना होगा, उसमें लिखता है कि पोजीशन ये नया है या किसी की रिप्लेसमेंट है तो वो लिखता है, फिर अपना इंटरव्यू का पैनल होता है वो लिखता है। उसके बाद वो अपना फिर साइन करता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें एक समराइज करके मैंने बताया है कि किस हिसाब से हम रिज्यूम बनाते हैं और हमें क्या ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सारे चीज इंटरव्यूअर के रिकॉर्ड में होता है, एचआर के रिकॉर्ड में होता है, और ये सारे चीज के बाद तब जॉब ऑफर आपका निकलता है। एक बात मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि रिज्यूम एकदम सिंपल बताएं, क्योंकि जितनी सिंप्लिसिटी होती है उतना क्वेश्चन कम अराइज होता है इंटरव्यूअर से। और इंटरव्यूअर से एकदम क्लियर बात करनी चाहिए, टू दी पॉइंट होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो इंडस्ट्री के बारे में पूछ रहा है, वो आपका बिहेवियर के लिए आपका पॉइंट वो उसने नोट किया है, फिर आपका उसने आपने कम्युनिकेशन आपका देखा है। तो ये सारी चीज, नॉलेज तो अलग है, आपने नॉलेज लिया होगा, आपने काम किया होगा, एक्सपीरियंस तो आपके पास होगा ही। तो इस हिसाब से ये सारा चीज आपका होता है, और इस होने के बाद में ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप एक बार इसको जरूर देखें, और नो डाउट अगर इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पे आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।